तो ये थी हेडलाइंस यानी बड़ी खबरें, और अब आपको 6 बजे की सबसे अहम खास खबरों की ओर ले चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आने को तैयार 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। तो 6 बजे की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी? तो आरबीआई ने रेट बढ़ाया है और इसका असर जो है वो आपकी एमआई पर पड़ने वाला है। पूरी चर्चा हम करेंगे इस विषय पर। इसके अलावा बाजार पर इस रेट के इजाफे का क्या असर होगा ये बताएंगे। महाराष्ट्र में जो घमासान है राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे, वो किस मोड़ पर आया है ये भी बताएंगे। इसके साथ ही राणा दंपति को जमानत मिली है, क्या वो शर्तें हैं जिसके तहत ये जमानत दी गई है, पूरी खबर आपको बताएंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, पूरी खबर बताएंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन क्या है, अपडेट आपके सामने होगी। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे आज आरबीआई ने जिस तरह से रेट्स में इजाफा किया है। तो लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में आपके होम लोन, कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बरकरार है और लगातार बढ़ती महंगाई चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से महंगाई और ग्रोथ का अनुमान बदला है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. The jump in fertilizer prices and other input costs has a direct impact on food prices in India. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. और आरबीआई ने जो दरें बढ़ाई हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। इक्रा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर हमारे साथ जुड़ रही हैं, इसके साथ ही नारेडको के वाइस चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अदिति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि महंगाई कम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है, एक तरह का दबाव है इकोनॉमी में। वैसे ये भी सही बात है कि हमारी इकोनॉमी सप्लाई साइड की ज्यादा है, डिमांड की कम। ऐसे में क्या इस फैसले से महंगाई पर कोई असर पड़ेगा? थैंक यू। देखिए, मैं ये पहले तो प्रीफेस करना चाहूंगी कि हमारा अपना जो सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है अप्रैल के महीने के लिए, जो हमको अगले हफ्ते ये आंकड़ा मिलेगा, वो 7.4% का है। और हमारे हिसाब से ये जो जंप है अप्रैल के महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन में, पॉसिबली इसकी वजह से आरबीआई ने भी अपना अनुमान लगाया होगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए ऑफ साइकिल एक हमने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू देखी है, जिसमें रिपो हाइक भी आई है और साथ ही साथ जो है सीआरआर हाइक भी आई है। अभी अप्रैल के अनुमान लगाने के पहले हमारा ये एक्सपेक्टेशन था दैट जून की जो पॉलिसी रिव्यू होगी उसमें स्टांस चेंज करी जाएगी और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। तो आज जो हमने देखा है वो एक प्रीपोनमेंट है, एक एडवांसमेंट है। एक महीना वेट करने की जगह, सिंस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर क्लियरली ऑन द टेबल, तो आरबीआई और एमपीसी ने ये ड्यूअल जो आज डिसीजन लिया है, सीआरआर हाइक और साथ ही साथ रिपो हाइक। सो मेरे हिसाब से इससे द मेन थिंग इज कि जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस है उनको रीएंकर किया जाए। अगर आज फेड की पॉलिसी रिव्यू में एक बड़ा जंप आ जाता है, वहां पे एक बड़ा हाइक आ जाता है, साथ ही साथ अगले हफ्ते सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी खराब आता है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक महीना वेट करने का क्या पॉइंट है? इस इंटरिम पीरियड में काफी जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे काफी बड़ा हिट होता और रेट हाइक साइकिल की शुरुआत तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। अब अभी इन्फ्लेशन के जो अंडरपिनिंग्स हैं वो सप्लाई साइड है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस एक अलग चीज होती है जिसके लिए
मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कभी कभी करना पड़ता है, इवन इफ द अंडरलाइंग कॉजेज आर फ्रॉम द सप्लाई साइड, ताकि जनरलाइजेशन ना हो ज्यादा आगे जाके इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी साहब भी जुड़े हैं। सर, रियल एस्टेट पर इस फैसले का सबसे ज्यादा असर होगा, ये तो तय माना जा रहा है। एक इंडस्ट्री के लिए कर्ज तो एक तरफ महंगा होगा ही, तो वहीं घर खरीदारों के साइड से भी डिमांड में कमी आएगी, जो पिछले ट्रेंड्स बताते हैं। आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? ओवरऑल तो उम्मीद थी कि ये रिपो रेट बढ़ेगी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो 1 महीने के बाद होने वाली है, और इसलिए हम जो अपेक्षा रख रहे थे कि अब तक यही रेट रहेगी। इसके कारण मेरे अंदाज से जरूर हाउसिंग के रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन 2 बातें हैं कि ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जिसके कारण ये सब इफेक्ट आया है, मैं समझता हूं कि कभी न कभी तो उसका ये जंग पूरा हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना लग जाएगा, लेकिन वो पूरा हो जाएगा। और जो हमारे लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, वो 10-15 साल के लिए लेते हैं, तो इसलिए वो अप एंड डाउन जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग रेट करते हैं, तो ज्यादातर जो हाउस परचेसर है उनको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक जरूर माहौल बदल जाएगा कि लोग सोचेंगे कि हमें ईएमआई ज्यादा देना है, और उनको ये अफेक्ट नेगेटिवली भी हो सकता है, तो एक सेंटीमेंट जरूर कम हो सकता है ये होम लोन्स बढ़ने के कारण। दूसरी बात है कि मैं समझता हूं कि जो सप्लाई के कारण ये रेट्स इंक्रीज किया है, लेकिन वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल के भाव तो एक्सटर्नल कंट्रोल्ड है, उसके कारण तो हमारा जो रेट्स यहाँ इंटरनली चेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सप्लाई साइड हम देखते हैं, तेल है और ऑयल सीड्स जो है, उसके कारण जो इंडोनेशिया मलेशिया से बैन हुए हैं, वो तो कोई भाव कम नहीं होने वाले हैं बाय इंक्रीजिंग द रिपो रेट और इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो मेरे अंदाज से इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि ग्रोथ के ऊपर कुछ कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जब मैं समझता हूं ये नेगेटिव इफेक्ट है शॉर्ट रन में, लेकिन लंबे पौध पर मुझे नहीं लगता इसको कोई हाउसिंग के तरफ से कोई ज्यादा इफेक्ट होगा। बिल्कुल। सर, आपने कहा कि महंगाई पर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इस वक्त पूरे विश्व में जो माहौल है उसका ज्यादा असर है। फिर भी सवाल मैं पूछूंगा ही कि क्या किसी तरह की कोई उम्मीद स्टील और सीमेंट के दाम कम होने की किसी तरह की उम्मीद देख रहे हैं आप इस फैसले के बाद? तो हमें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन नरेटको है उसके द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारे इनपुट कॉस्ट है, जैसे सीमेंट है, स्टील है, सीमेंट के ऊपर जीएसटी 28% है, और ये कोई अल्कोहल नहीं है या कोई नेगेटिव आइटम नहीं है। वो माना रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, मकान, अफोर्डेबल हाउसिंग में हम इनपुट करते हैं। तो हमने इसका एक रिप्रेजेंटेशन किया है कि हमें इसका कुछ कम करने की आवश्यकता है। ये कम हो जाएगा, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो मेरे अंदाज से बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारे रियल एस्टेट में हम जो जीएसटी लगती है उसमें हमें इनपुट काउंट्स की राहत नहीं मिलती। देयर इज नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रियल एस्टेट। तो मेरे अंदाज से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार या ये काउंसिल इसमें सोच विचार करें कि कुछ इनपुट काउंट्स के ऊपर जीएसटी का टेम्पररी राहत 6-12 महीने के दे, तो ये इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जो मार्केट में हुई है वो कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और एक और बड़ा अहम सवाल है आपसे। रियल एस्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है, ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस सेक्टर की और बेहतरी के लिए? वो बातें हैं, एक तो मेरे अंदाज से ये इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाने के कारण हमारी जो जीडीपी की हम अपेक्षा रखते थे कि ये बढ़ सकता है, वो नहीं हो सकता। तो मेरे अंदाज से हम समझते थे कि 1% से 7% हो गई, वो वापस 8 या 8.5-9% हो जाएगी इस सालाने एंड तक।
वो अभी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण मुझे नहीं लगता कि वो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सेकंड, हाँ, सरकार जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि फाइनली हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, तो उसके ऊपर हम जब तक 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं हो तब तक हम वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो मेरे अंदाज से सरकार जरूर इसमें कुछ राहत लेके आएगी, आज नहीं तो कल, शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में लेके आएगी कि ये दोनों जो इन्फ्लेशनरी प्राइसेस हैं, तेल के हैं या इनपुट कॉस्ट क्रेडिट है, हाउसिंग के हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट स्टील जो यूज हो रहा है, उसमें कुछ जीएसटी काउंसिल कुछ राहत दे दे, क्योंकि जीएसटी के कलेक्शन तो बढ़ गए हैं, तो हमें कुछ राहत यहां मिल जाए तो मेरे अंदाज से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपने बताई कि बहुत, हमारे जो रियल एस्टेट है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो जो रियल एस्टेट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी वो फिर रुक जाएगी। तो मेरे अंदाज से इसमें भी सरकार को कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से सेक्टर्स को राहत, लोगों को राहत और इकोनॉमी के लिए वो बहुत बेहतरी है। अदिति जी, आपके पास एक बार फिर मैं लौटना चाहूंगा। जो आज का फैसला है, क्या वो संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में भी दरें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, ये तो देखिए एक फर्स्ट स्टेप है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली जो 3 पॉलिसीज हैं, जून, अगस्त और सितंबर, इनको मिलाकर 35 से 60 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक अभी और हो सकता है। उसके बाद मेरे हिसाब से एक पॉज होगा, कि जैसे हिरानंदानी जी बोल रहे हैं, क्लियरली ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड नहीं है और अभी भी अनसर्टेन है, और जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो रहा है, तो उससे घूम फिर के वापस डिमांड पे तो इम्पैक्ट होता ही होता है। तो थोड़ा अभी रेट हाइक होगा, उसके बाद पॉज होगा, और फिर हमें लगता है कि एक सेकेंड पार्ट ऑफ द अपसाइकिल या तो इस फिस्कल ईयर के Q4 में होगा या फिर अगले फिस्कल ईयर के Q1 में होगा। क्यूमुलेटिवली हमें ये लग रहा है कि रिपो रेट जो आज सुबह तक 4% पे था, वो फाइनली बढ़ के 5.5% पे आ जाएगा मेरे हिसाब से अगले साल के बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अदिति जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष चर्चा के लिए। हीरानंदानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ऐसे और कदम उठाए जाएं जिससे और बेहतरी हो और लोगों को राहत मिले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के बाजार की। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन शेयर बाजार ने सुबह में हरे निशान के साथ कारोबार की शुरुआत तो की। दिन में कारोबार के दौरान LIC का IPO खुलने से भी जो निवेशक थे वो उत्साहित दिखाई दिए, लेकिन दोपहर के बाद ये फैसला जो RBI की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने का आया